गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? इस ज्योग्राफी में हम चैप्टर 3 अफवाह पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट क्लास में अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे भारत में अफवाह तंत्र। बच्चों, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। और बच्चों, अब हम इन दोनों भागों का वर्णन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है और जो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं वो 12मासी होती हैं। इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और बच्चों, वर्षा के जल के अतिरिक्त जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर जो बर्फ जमी होती है, उस बर्फ के पिघलने पर भी इनमें जल आ जाता है। हिमालय की नदियों में सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। और बेटा, हिमालय से निकलने वाली नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल का बहाव होता है और इसी के परिणाम स्वरूप ये अपने उत्पत्ति स्थान से समुद्र तक की इतनी लंबी दूरी को तय करने में सक्षम होती हैं। और ये जो हिमालयी नदियां हैं ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अब हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिंधु नदी। बच्चों, ये नदी मानसरोवर झील के उत्तर में सैनो खवाब चश्मे से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। और बच्चों, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में, और जो शेष भाग है, बचा हुआ जो भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है। और 2900 किलोमीटर लंबी जो सिंधु नदी है वो विश्व की यानी कि इस दुनिया की लंबी नदियों में से एक है। अब है बच्चों गंगा नदी। ये नदी गंगोत्री हिमनदी के गोमुख से निकलती है और आगे चलकर इसमें अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियाँ भी शामिल हो जाती हैं और ये शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई हरिद्वार पहुँचती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और बच्चों, गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। बच्चों, फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ नदियाँ दो भागों में बढ़ जाती हैं। भागीरथी हुगली और दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जबकि जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और कहाँ आकर मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर वहाँ पर मिल जाती है। और अंतिम चरण में बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है ना। बच्चों, गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है और जो अंबाला नगर है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी मानसरोवर झील के पूर्व में चेमायुंगडुंग नामक हिमनदी से निकलती है और तिब्बत में स्थित नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू जैसा अक्षर होता है ना, जैसा
यू अक्षर होता है ऐसा मोड़ बनाती है और यहाँ ये भारत को अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है और इसे यहाँ दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, दिबांग, लोहित, केनोला इसकी सहायक नदियां हैं और यही नदियां व अन्य सहायक नदियां असोम में इससे मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली कई छोटी धाराएं हैं, नर्मदा एवं तापी, और दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण कर। बच्चों, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो हैं वो इसकी प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय भाग की, और ये कावेरी पूर्व की ओर से बहती हुई क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बच्चों, प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं उनकी अफवाह द्रोणियां जो हैं आकार में थोड़ी छोटी होती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा द्रोणी के बारे में। नर्मदा नदी अमरकटक के पास मैकाल की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई बच्चों 1290 किलोमीटर है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी जो है बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है ना, देखने योग्य जो है स्थलों का निर्माण करती है। और जो नर्मदा की सभी सहायक नदियां वो छोटी हैं और इनमें से अधिकतर नदियां समकोण पर मुख्य धारा से निकलती हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे ताप्ती द्रोणी के बारे में। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है और ये नदी भी अंत में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई केवल 541 किलोमीटर है। और बच्चों, इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर और पश्चिम घाट के जो बीच का तटीय मैदान है ये बहुत ज़्यादा संकरा है, इसलिए तटीय नदियाँ जो हैं उनकी लंबाई कम है। गोदावरी नदी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये जो नदी है गोदावरी, ये पश्चिम घाट के उत्तरी भाग से उदय होती है और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और बच्चों इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। और गंगा के बाद भारत में इसका सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गोदावरी में कई सहायक नदियां जैसे कि प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा आदि मिलती हैं। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। अब है महानदी द्रोणी। बच्चों, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और महानदी भारत में बस्तर की पहाड़ियों से उदय होती है और ये छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी द्रोणी उड़ीसा सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व झारखंड में विस्तृत है। और महानदी पर ही बच्चों जो हीराकुंड बांध है बनाया गया है। कृष्णा द्रोणी, कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कोयना, घाटप्रभा, मुसी, भीमा, तुंगभद्रा और पश्चिमी गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी द्रोणी, बच्चों कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में
मिल जाती है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ये शिव समुद्रम नामक स्थान पर एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां अप्रावती, भवानी, हिमावती तथा काबिनी हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम झील तथा नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों, होमवर्क से आपको ये जो NCERT पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, ये सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी ज्योग्राफी की कॉपी में लिखने हैं और साथ में इनको लर्न भी करना है। साथ ही ये जो आपकी भौगोलिक चित्रांकन वाली बुक है, इसमें पेज नंबर 9 पर भारत और उसके पड़ोसी देश वाला जो मैप दिखाया गया है, इसकी सहायता से ये जो पेज नंबर 10 पर आपका ये मैप बना हुआ है, इसको फिल करना है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।